हेलो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम कुछ लिखते हैं। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स on the charged particle becomes zero is called इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये नहीं समझ में आया तो एक चीज़ देखो यहाँ पे। क्या चीज़? रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए ऑन द चार्ज पार्टिकल? जीरो। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस बात को भी समझेंगे। पहले इसके 3 पार्ट लिखते हैं। देखो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि तुमने किसी पार्टिकल, जैसे कोई पार्टिकल है, इस सब के हम एग्जाम्पल करेंगे आगे, लेकिन पहले बस समझो इसको हमने। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? नाम से समझ में आ रहा है स्टेबल है, मतलब इसको हमने डिस्प्लेस करा इस पार्टिकल को, तो ये दोबारा अपनी जगह पे आ गया। इसको हमने इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे ये दोबारा अपनी जगह पे आ गया। तो जब अपनी जगह पे आ गया तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इसको तुमने क्या करा? अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया। थोड़ा सा डिस्प्लेस कराने के बाद ये अपनी जगह पे आया ही नहीं लौट के, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया। थोड़ा सा तुमने करा तो उसी डायरेक्शन में निकल गया वो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, देखना, द चार्ज इज displaced by a small distance, है ना, and still remains in equilibrium। आया समझ में? मतलब ये कि एक पार्टिकल है, इसको तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, ये यहीं पे रुक के रह गया, फिर तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, तब भी ये यहीं पे रह गया। मतलब समझे कि तुम जहाँ पे इसे लेके जा रहे हो वहीं पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट है ये ओ, इस पे रखा है, ये क्या है? 0,0 ओरिजिन है। इससे -a,0 पे बी पॉइंट पे यहाँ पे क्या रखा है? क्यू चार्ज। और इससे a,0 पे ए पॉइंट पे क्या रखा है? यहाँ पे भी रखा है क्यू चार्ज। यहाँ पे क्या रखा है? क्यू नॉट। ठीक है क्या? ठीक। अब देखो, अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इस पार्टिकल के साथ क्या क्या कर सकते हैं? इसको क्या हम इस डायरेक्शन में
या फिर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें मेरे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या इस पे इक्विलिब्रियम है या नहीं है। इक्विलिब्रियम होगा तब तो ये स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बिल्कुल सही। तो सबसे पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम होने के लिए एफ नेट कितना होना चाहिए, 0। यही क्वेश्चन है ना। देखो रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो इस पर टोटल फोर्स आना चाहिए 0। अच्छा, ओ क्यू नॉट पे बी पार्टिकल की वजह से इधर फोर्स आएगा, ठीक है। तो मान लो एफ एट ओ ड्यू टू बी, और ए पार्टिकल की वजह से किधर आएगा, इधर, यानी कि एफ एट ओ ड्यू टू ए। अच्छा, एफ एट ओ ड्यू टू ए कितना होगा, देखना, के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये बीच की डिस्टेंस है ए, और ये वाली डिस्टेंस कितनी, माइनस का ए। अच्छा, तो ये कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है अपॉन में ए स्क्वायर, लेकिन किस डायरेक्शन में है, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अच्छा, एफ एट ओ ड्यू टू बी कितना होगा, के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, प्लस आई कैप। तो एफ नेट एट ओ कितना हो गया, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी। तो ये दोनों क्या, एफ ओ ए और एफ ओ बी दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, एक माइनस डायरेक्शन एक प्लस डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये कितना आने वाला है, 0। तो एफ नेट कितना आ गया ओ पे, 0। एफ नेट ओ पे 0 आ गया, तो मुझे ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम है, ठीक। अब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इसको डिस्प्लेस करता हूँ, अब देखो क्या है, ये बी है, ये ए है, ये क्यू नॉट है, ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये भी डिस्टेंस कितनी है ए। कैसे, क्योंकि ये माइनस ए कॉमा 0, ये ए कॉमा 0, ये है 0 कॉमा 0। तो 0 कॉमा 0 से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई ए, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई ए। रिपीट कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस का ए, इसको क्या लिख रहा हूँ, प्लस का ए, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2a। अच्छा, अब प्यारे बच्चों देखो, मैं मान लो मैं क्यू नॉट को किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, क्यू नॉट को मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो एक बात समझना, अब ये वाली डिस्टेंस कम हो गई क्या, ये वाली डिस्टेंस ए से कुछ कम हो गई, मान लो ये एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाली डिस्टेंस ए से एक्स कम हो गई, और ये वाली डिस्टेंस ए से एक्स ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगेन इस पे 2 फोर्स लगेंगे, है ना। देखो अगेन इस पे 2 फोर्स लगेंगे, एक लगेगा एफ एट ओ ड्यू टू ए, इधर लगेगा एफ एट ओ ड्यू टू बी, है ना। रिपल करेंगे ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम। इस पे क्या रखा है, क्यू, इस पे रखा है क्यू, और इस पे क्यू नॉट, तो तीनों प्लस है, तो ये रिपल करेंगे, है ना। बी वाला भी रिपल करेगा क्यू नॉट को, ए वाला भी चार्ज रिपेल करेगा क्यू नॉट को। अच्छा,
तो प्यारे बच्चों अब ये देखो, अब ये देखो, जो FOA लग रहा है, ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है ज़्यादा होगा बी की वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस से क्या है, कम है। अगर डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि फोर्स कितना होता है, फोर्स इरप्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। सही बात है क्या? तो इसलिए ये वाली डिस्टेंस है कम, है ना, OA के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम, तो FOA ज़्यादा होगा। क्योंकि डिस्टेंस कम इसलिए ये ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। तो अब एक बात बताओ, FOA ज़्यादा है, FOA अगर ज़्यादा है FOB से, तो क्या लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, यानी कि इधर लगने वाला नेट फोर्स ज़्यादा है ना। FOA FOB से ज़्यादा है, तो इन दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा ना। तो ये चार्ज हमने डिस्प्लेस करा था किधर, ये चार्ज हमने डिस्प्लेस करा था इधर, और नेट फोर्स किधर है, इधर। तो ये चार्ज इवेंचुअली किधर ही जाएगा, अपने पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो यानी कि अपनी पोजीशन पे दोबारा लौट के आ जाएगा। अब अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करते तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होता, है ना। तो हमने डिस्प्लेस करा इधर और इसका फोर्स बढ़ गया ये वाला, तो ये किधर चला जाता, इधर, है ना। तो इवेंचुअली हम इधर करें या फिर इधर डिस्प्लेस करें, ये जा किधर रहा है, इधर। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने पे कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, है ना। अच्छा, अब देखना प्यारे बच्चों, ये है A, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है Q0, यहाँ पे है A, 0, 0, 0, -A, 0, इसका नाम B है, इसका नाम A है, ये है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है Q, वो तो लिख दिया, ठीक। अब मैं इसको डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में करूँ, वाई डायरेक्शन में। अब सोचना मैंने डिस्प्लेस वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा करा, यानी कि पॉइंट को, इस चार्ज को मैं कहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया इस चार्ज को। अब प्यारे बच्चों देखना, अब फोर्स जो लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे, है ना, क्योंकि चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है ना। इस चार्ज को और इस चार्ज को कौन सी लाइन ज्वाइन करेगी, ये। तो फोर्स किस साइड लगेगा, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, है ना। क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, सेम पोलैरिटी के, इसलिए रिपल्शन वाला फोर्स आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये वाला भी इसको क्या करेगा, रिपल, है ना, ये भी इसको रिपेल करेगा। अच्छा, दोनों का इक्वल होंगे, हाँ, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। देखो, मान लो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये कितना होगा, F cos थीटा। किस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से मिलेगा F cos थीटा, क्यों, थीटा के पास वाला। और इधर क्या मिलेगा, F sin थीटा। ऐसे ही इधर वाले की वजह से क्या मिलेगा, थीटा के पास वाला होगा F cos थीटा, यानी कि एक F cos थीटा और मिल गया। इधर कौन मिलेगा, F sin थीटा। ये दोनों तो अफेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नेट फोर्स हमको किधर मिला, ऊपर की साइड, यानी कि हमने अगर जरा सा ऊपर डिस्प्लेस करा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। अगर हम नीचे डिस्प्लेस करते तो नेट फोर्स हमको किधर मिलता है, इसी के अकॉर्डिंग, है ना, नीचे की साइड। तो ये कहाँ चला जाता, नीचे की ही साइड चला जाता, है ना। सोच के देखो, इस पर फोर्स सिर्फ ऊपर ही लग रहा है, तो किधर जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, ऊपर ही उड़ जाएगा हवा में, ठीक, ओके। तो यानी कि नेट फोर्स ऊपर की साइड है ना। पहले तो इस इक्विलिब्रियम में था ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा ऊपर करा तो क्या हो गया, ऊपर ही चला गया, अपनी स्टेट पे दोबारा लौट के नहीं आया। इसका मतलब वाई एक्सिस पे हम मूव कराएंगे तो क्या मिलेगा, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम। ठीक है क्या? ओके ओके। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 कैसे हैं? ऑफ सेम नेचर एंड each of mass m are placed such a way that the gravitation balances the इलेक्ट्रिक रिपल्सन, है ना, इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स। आर दे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? आर दे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? इफ नॉट, what is the nature of the equilibrium? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज में Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 है ना। Q1 मान लो ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम नेचर के है ना, तो दोनों अगर प्लस हैं तो प्लस ही होंगे। ठीक है, इनके मास कैसे हैं? m। ठीक, और प्लेस्ड सच अ वे दैट ग्रेविटेशनल बैलेंस, मतलब इनको ऐसे रखा है हमने कि जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको कौन बैलेंस कर रहा है पूरी तरह से? ग्रेविटेशन, है ना, जी M1 M2 होता है ना, दोनों का मास तो सेम है, अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? आर है मान लो, तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू जी M स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, बैलेंस है तो इक्विलिब्रियम तो है, स्टेबल है अनस्टेबल है कौन सा है ये हमको नहीं पता। ये क्या बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? बताओ, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है ना, ये क्या बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो ये कौन सा? ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? किसी भी डिस्टेंस पे रख सकते हो। इसका मतलब जब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो जो ऐसा कौन सा इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता? बताओ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, अब एक स्क्वायर है, ठीक है, देखना जरा, एक स्क्वायर है, लग नहीं रहा ना स्क्वायर है, लगवा देंगे इसे भी। देखो, ठीक है, ठीक, अब देखो ये एक स्क्वायर है, इसके चारों पॉइंट पे Q Q Q Q चार्ज रखे हैं, A B C D।
अब इसके सेंटर से h हाइट पे, अब इसके सेंटर से h हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी, L है ना, सारी साइड L, ठीक। तो अब तुमको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है ये जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, ये चार्ज जो है ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। तो तुमको क्या बताना है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे तो तुमको इस चार्ज का बताना है मास, इस चार्ज का कितना मास होना चाहिए ताकि ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में, ठीक। ठीक, अब तुम देखना क्या करते हैं अपन। इससे इस पे फोर्स लगेगा, ऐसे ही इससे भी लगेगा, ऐसे ही इससे भी लगेगा, ऐसे ही इससे भी लगेगा। लगेगा क्या, सारे के सारे फोर्स इक्वल होंगे F। क्यों, क्योंकि जैसे अब है क्या, एक प्लेट रखी हुई है अपने एक प्लेन पे, जो तुम्हारे सामने दिख भी रहा है, टेबल है, चेयर है, जो भी है। टेबल पे एक प्लेट रखो, ठीक है। प्लेट के ठीक सेंटर के ऊपर अगर तुम h हाइट पे कोई चार्ज मानोगे तो हर साइड से जो ये वाली डिस्टेंस होगी, कौन सी वाली, ये वाली, जो ये वाली डिस्टेंस आएगी वो सारी साइड से कितनी आएगी, सेम आएगी ना, इक्वल आएगी ना। पक्की बात है क्या, ये वाली डिस्टेंस इक्वल आएगी, है ना। और चार्ज तो इक्वल हैं Q1 Q2, तो यानी कि फोर्स भी सारे कैसे आने वाले हैं, इक्वल। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक। ठीक, तो अब हम इसे रफ करते हैं, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो। ठीक, मैं सिर्फ एक बनाता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो, इससे लगेगा फोर्स F, ठीक है। अब तुम देखना नीचे कौन लगेगा, नीचे लगेगा mg, है ना। नीचे mg तो लगेगा क्योंकि ये प्लेट के ठीक ऊपर रखा हुआ है ना। ये ठीक प्लेट के ऐसे यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है, सेंटर के ठीक ऊपर। अब यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेट के ठीक ऊपर रखा हुआ है ना, हवा में h हाइट पे, प्लेट से h हाइट पे ऊपर की साइड रखा हुआ है। तो नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा। इधर कितना आएगा, f, ठीक। मान लो ये कितना है, थीटा, तो ये कितना बनेगा, f cos थीटा। और f sin थीटा वाली सारी टर्म क्या हो जाएंगी, कट। क्यों, क्योंकि देखना इसकी वजह से f sin थीटा किधर आएगा, इधर। इसकी वजह से f sin थीटा आएगा इधर, तो f sin थीटा इसके कैंसिल हो जाएंगे ऐसे ही। इस वाले की वजह से f sin थीटा किधर आएगा, इस वाले की वजह से आएगा तुम्हारा प्लेन के इस साइड आएगा ना। जैसे ये है तो प्लेन के किस साइड आएगा, थोड़ा उस साइड रहेगा, है ना। और इस वाले की वजह से भी f sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ f cos थीटा मिलेंगे। तो कितने f cos थीटा मिलेंगे, 4 फोर्स है ना, तो 4f cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, है ना। क्योंकि ये रुका हुआ रहना चाहिए यहाँ पे, तो नीचे mg और ऊपर कितना 4f cos थीटा, है ना। क्योंकि 4 फोर्स होंगे इसलिए 4f cos थीटा। साइन थीटा वाली सारी टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल, ठीक। ओके, अब देखना जरा, तो
मान लो ये कितना है आर, मान लो एक बार को ये कितना है आर, तो फोर्स होगा कितना के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आर की वैल्यू कैसे फाइंड करूँ, कोई सोच सकता है क्या? अब देखो, अगर इसको तुम ध्यान से, अगर तुम अपने पास में एक प्लेट लेके सोचोगे ना, तो एच ऐसा है, ठीक, आर ऐसा है, ये वाली डिस्टेंस जो ये वाली है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये और ये वाला एंगल कितना होगा, ये दिख नहीं रहा 90 है, क्योंकि 3D में है ना, 3D में ये प्लेट के साइड में रखा हुआ नहीं है, प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, तो प्लेट के ऊपर होगा तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री आएगा ना, क्योंकि प्लेट से ये कितनी डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री, हर जगह 90 डिग्री बनेगा, पूरी प्लेट से प्लेन से ये वाला एंगल कितना बनेगा, इसका एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री, ये है एच हाइट, ये है आर है क्या, नहीं। अच्छा, पहले तो मेरा मुद्दा आता है कि मैं इसे फाइंड कर लूँ, है ना, मैं इसे फाइंड करूँ, तो देखना इसमें तो इजी है, देखो ये मैंने लाइन बनाई, ये बना 90 डिग्री, ये कितना बना L/2, ठीक, अगर ये L/2 है तो ये कितना बनना चाहिए, देखो देखो ये L/2 होगा ना, ये L/2 है, तो ये कितना बनना चाहिए, देखो ऐसे समझना, ये पूरा कितना होगा, पूरा होगा L, है ना, ये पूरा L होगा ना, हर जगह ऐसे करके हर जगह L होगा ना, तो ये पूरा होगा L, तो ये कितना होगा सेंटर पे से, ये होगा L/2, ये भी L/2, ठीक, तो ये वाला कितना हो जाएगा, √L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, L/√2, √L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, इसे जब सॉल्व करोगे तो √L²/4 प्लस L²/4, तो कितना बना L²/2, तो कितना हो गया L/√2, मिल गया L/√2, ठीक, तो ये हो गया L/√2, ठीक, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू होगी √H² प्लस L² या फिर L/√2 का होल स्क्वायर, तो √H² प्लस L²/2, R की वैल्यू आ गई मेरे पास। R की वैल्यू अगर आ गई तो इसमें मैं रख सकता हूँ, तो F इज कितना हो गया, F इज हो गया KQQ अपॉन √H² प्लस L²/2। अब देखना जरा, तो अब 4F cos थीटा है इज mg, F की जगह मैं कितना रख दूँ, 4, F की जगह मैं रख सकता हूँ KQQ अपॉन √H² प्लस L²/2। अच्छा, अब सोचना, ये एंगल थीटा है, ठीक, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, पक्की बात है क्या, पक्की बात है क्या, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा ही तो होगा, ये पूरा एक ही है ना, देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एक ही है ना, ये 3D डायग्राम है, ये मैंने बना दिया है, 3D कैसे, मतलब ये ऊपर है पॉइंट, है ना, ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये है, ठीक, तो ये थीटा होगा, ठीक, तो ये वाला थीटा है अगर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा होगा बेस कौन होता है, थीटा के पास वाला, है ना, थीटा के पास वाला हमेशा बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है H² प्लस L²/2, है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, H अपॉन √H² प्लस L²/2 इज इक्वल्स टू mg। तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूँ, 4
क्यू क्यू एच अपॉन, अच्छा यहाँ स्क्वायर है ना, ठीक, तो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एम जी। तो मास मेरा कितना आ गया 4 क्यू क्यू एच बाय जी इंटू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई है? ठीक है, मुझे तो ठीक ही लगता है, बाकी देख लेना, मैच करा लेना, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, वैसे देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 identical charged spheres are suspended by string of equal length when the system is in a liquid of relative permittivity of 4 and density sigma, then theta does not change. Then find rho upon sigma. रो क्या है? रो है ना डेंसिटी ऑफ ईच बॉल। देखो है क्या, यहाँ पे एक बॉल लटकी हुई है, मतलब 2 बॉल्स हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है थीटा, ये भी कितना थीटा, यहाँ पे बॉल लटकी हुई है, यहाँ पे बॉल लटकी हुई है। अब देखो 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल, यानी कि दोनों का मास कैसा है m, आइडेंटिकल है ना। when the system is in liquid of relative permittivity 4, तो अब कुछ चीज़ें हम लिखते हैं। सॉल्यूशन देखो, अब सॉल्यूशन देखो ध्यान से। इसके कहने का मतलब ये, अब तुम जब इसको इस रिलेटिव परमिटिविटी के लिक्विड में डाल रहे हो और उसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो थीटा चेंज नहीं होता। कौन चेंज नहीं होता? थीटा। तो ये हमको ये रेशियो फाइंड करना है कि ये रेशियो कितना होने वाला है। ये रेशियो देखना प्यारे बच्चों, इस पे टेंशन इधर लगेगा ना, है ना, क्योंकि बॉल इसको अपनी साइड खींच रही होगी और ये स्ट्रिंग इसको अपनी साइड खींच रही होगी, तो टेंशन इस बॉल पे किधर लगेगा? इधर। नीचे क्या लगेगा? mg, नीचे लगेगा mg। अब टेंशन के 2 कंपोनेंट आने वाले हैं, एक तो ये, अगर ये वाला एंगल थीटा, देखो ये जेड बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो बन रहा है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। जेड कब देखते हैं? ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन दोनों कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। तो ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? इक्वल। ठीक, तो ये कितना होगा? टी कॉस थीटा, और ये कितना होगा? टी साइन थीटा। अच्छा, अब देखना, टी कॉस थीटा को कौन संतुष्ट करा रहा है? mg। ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे mg, इसलिए मूव नहीं कर रहा। लेकिन टी साइन थीटा को कौन संतुष्ट करा रहा?
बताओ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स संतुष्ट करवाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कराएंगे, रिपल करेंगे ना, तो इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा को कौन संतुष्ट कराएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब तुम अगर यहाँ से देखोगे कि पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो कितना आएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखना, एफ ई अपॉन एम जी आ गया। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमको पता है, अगर हमने इसको किसी लिक्विड में डाला तो मान लो तब थीटा तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा, हाँ, है ना। मटेरियल परमिटिविटी चेंज हो गई ना, परमिटिविटी चेंज हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, देखो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन किसी परमिटिविटी के अंदर, रिलेटिव परमिटिविटी के अंदर कितना होता है, इसकी वैल्यू हम देखते हैं, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फ्री स्पेस के अंदर होता है, लेकिन किसी रिलेटिव परमिटिव वाले के अंदर होगा तो कितना होगा, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चेंज होगा रिलेटिव परमिटिव वाले में, ठीक। अच्छा, लिक्विड के अंदर अगर किसी सब्सटेंस को हम डालते हैं तो उसका क्या मास चेंज होता है, मास चेंज होता है क्या, हाँ, मास भी चेंज होगा, ठीक ठीक। अब तुम देखो प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई, अच्छा। अब देखना, तो टेन थीटा अगर हम इन दोनों को, अच्छा यहाँ पे हमने थीटा ही क्यों रखा, यहाँ पे हमने थीटा इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला था कि थीटा तो चेंज नहीं होते भैया, थीटा चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है क्या। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एक टेन थीटा की वैल्यू एफ ई अपॉन एम जी, दूसरी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, एफ ई डैश अपॉन एम जी डैश, मतलब नीचे लगने वाला फोर्स एम जी डैश हम मान ले रहे हैं, एम जी डैश मतलब कोई भी जो चेंज होगा फोर्स, ठीक। अच्छा, तो एफ ई अपॉन एम जी, अब तुम सोचना, इसको हमने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, ठीक, तो इस पे ऊपर कौन लगेगा, ब्यूएंट फोर्स, नीचे क्या लगेगा, एम जी, है ना। लिक्विड के अंदर ब्यूएंट फोर्स ऊपर लगता है, ठीक ठीक। तो एफ ई डैश को हम क्या लिखेंगे, अब तुम इसको, अगर हम इसको एफ ई डैश बोल लें, अब तुम देखना, इसको अगर हम एफ ई डैश बोल लें, अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करके देखें तो एफ ई डैश अपॉन एफ ई कितना आने वाला है, ऐसे ही डिवाइड कर लो, नॉर्मली यहीं पे डिवाइड कर लो। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो एफ ई अपॉन एफ ई डैश कितना आएगा, 1/1 एप्सिलॉन आर, ठीक है क्या। तो एफ ई अपॉन एफ ई डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, तो एफ ई डैश कितना हो गया, एफ ई डैश हो गया एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जितनी भी होगी उसको डिवाइड कर दो, है ना। तो सिंपली इसे हम याद भी कर सकते हैं क्या, कि अगर हम किसी रिलेटिव परमिटिविटी में डालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, जितनी रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतने से कम हो जाएगा, है ना, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी वाले किसी भी उसमें डालने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कम होता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है, हो रहा है ना। पहले एफ ई था, अब एफ ई बाय कुछ हो गया तो कम हो रहा है ना, ठीक। तो एफ ई बाय कितनी है रिलेटिव परमिटिविटी, 4। अच्छा, एम जी डैश कितना होगा,
mg माइनस buoyant फोर्स। ठीक है, ठीक है क्या? अच्छा, तो एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन 4 इंटू एम जी माइनस एफ बी। तो यहाँ से एफ बी से एफ बी कैंसिल, 4 एम जी माइनस 4 एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी। तो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो 3 एम जी इज इक्वल्स टू 4 एफ बी। अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मास कितना है? मास कितना है? मास इज इक्वल्स टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना? तो मास कितना होगा? बॉल की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या प्यारे बच्चों को ये पता है बुoyant फोर्स क्या होता है? बुoyant फोर्स होता है, बुoyant फोर्स होता है, देखो, देखना, तुमने लिक्विड के अंदर एक बॉल डाली। जैसे ये सोचो, ये लिक्विड है, इसके अंदर तुमने बॉल डाली। ठीक, अब तुम जब अब तुमने इस बॉल को डाल दिया, तो ये बॉल कितना वाटर बाहर निकाल देगी? मान लो, देखना, अभी दोबारा समझो, ये है पानी, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, अब तुमने इसमें बॉल डाली, तुमने जैसे इसमें बॉल डाली, इसमें इतना पानी भरा हुआ है कि तुम इस वाटर के, या इसमें इतना लिक्विड है कि इसके अंदर जैसे ही तुम कोई भी सब्सटेंस डालोगे तो इसमें से ठीक वो लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और इधर तुमने रख दिया एक बर्तन। ठीक है, अब जब तुमने बॉल डाली तो इधर से लिक्विड निकलना स्टार्ट हुआ और इसमें क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। अब तुम जब इस लिक्विड का वेट करोगे तो इस लिक्विड का वेट कितना आएगा? इस लिक्विड का वेट उतना आएगा जितना कि इस बॉल का वेट कम हो गया, है ना? पानी के अंदर, जब पानी या लिक्विड के अंदर बॉल को डालोगे तो उसका वेट कम होगा ना। क्यों? क्योंकि ऊपर बुoyant फोर्स लगेगा, नीचे क्या लगेगा? एम जी। तो नीचे पहले लग रहा था सिर्फ एम जी, तो वेट कुछ ज़्यादा था। अब ऊपर एक फोर्स और लग रहा है तो वेट कुछ कम आएगा ना। तो कितना कम आएगा? जितना इस वाटर का वेट आएगा, वही क्या होता है? बुoyant फोर्स। नहीं आया समझ में? इस वाटर का जितना वेट आएगा, जितना भी वेट आएगा, वो क्या होगा? बुoyant फोर्स, है ना? तो कितना वाटर निकला, है ना? तो यानी कि वाटर या लिक्विड की डेंसिटी लेंगे ना। हाँ, लिक्विड कितना वॉल्यूम, जैसे इस बॉल ने इतना वॉल्यूम लिया, तो यहाँ पे बॉल का वॉल्यूम बोल दो या लिक्विड का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, है ना? क्योंकि इस बॉल ने जितना ही वॉल्यूम लिया, ठीक, और साथ में कौन? जी, है ना? तो 3 रो इज इक्वल टू 4 सिग्मा। पूछा क्या था हमसे? रो अपॉन सिग्मा पूछा था ना। रो अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 4/3। ओके, थैंक यू।